देख लो। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो सिंपल एक लाइन लिख लो तुम लोग, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर in which components are uniformly distributed, in which components are uniformly distributed। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? अब कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो दो टाइप के हम लोग कंपोनेंट देखते हैं। कौन कौन से? एक आपका सोल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट। क्लियर है? अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है विराज? ठीक है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। तो देखो दो कंसेप्ट तुम लोग याद रखोगे। एक तो ये कि जब दोनों ही डिफरेंट फेज में हो, दोनों ही क्या हो? डिफरेंट फेज में, तो दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट विच डू नॉट चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। दोनों का डिफरेंट फेज में हो। जैसे शुगर सोल्यूशन तुम लोग ले लो, शुगर सोल्यूशन में क्या होगा? लिक्विड ज़्यादा होता है, सॉलिड कम होता है। नहीं, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन वाटर किस फेज में है? लिक्विड फेज में। और सॉल्यूशन बनने के बाद भी किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। यानी कि अपने फिजिकल स्टेट को कौन चेंज नहीं कर रहा है? वाटर। यानी वाटर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन ये कंसेप्ट तब अप्लाई करना है जब दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो? डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो। और अगर सेम फेज में हो जाए तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो हमेशा क्या होगा? क्लियर है? चेयर इधर करो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग देख सकते हो। तो दो पॉइंट तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन कौन से? पहला तो ये कि इफ़ द कंपोनेंट्स आर इन टू डिफरेंट फेज, that component is the solvent, which do not change in its physical state, ये समझ में आ गया आर्यन? दोनों ही कंपोनेंट क्या हो? अगर डिफरेंट फेज में हो तो दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट विच डू नॉट चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। जैसे एग्जांपल ले लो, सिंपल है, शुगर और प्लस वाटर हमने ले लिया, शुगर और प्लस वाटर, और इसको मिक्स करके हमने क्या बनाया? शुगर सोल्यूशन। देखो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन वाटर किस फेज में है? लिक्विड फेज में। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन अभी भी किस फेज में है? तो कौन अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है? वाटर। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना है जब दोनों ही क्या हो? डिफरेंट फेज में हो। अब दोनों ही अगर सेम फेज में है, जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जैसे अल्कोहल और वाटर ले लें तो जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं? आर्यन को पता होगा, हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि अल्कोहल क्या होता है? कम अमाउंट में होता है, वाटर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि अल्कोहल जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट। लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है कि अगर अल्कोहल हम लोग ज़्यादा अमाउंट में ले लें और वाटर कम अमाउंट में ले लें तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? अल्कोहल सोल्यूट हो जाएगा और वाटर सॉल्वेंट। या अल्कोहल अगर एक्सेस में ले लें तो अल्कोहल सॉल्वेंट और वाटर सोल्यूट। तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये हो गया ना
सेकंड पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट देख लो क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट। इफ द कंपोनेंट्स are in the same phase, that component is the solvent, which is in excess amount। तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। जैसे हम लोग ले लें क्या, अल्कोहल और प्लस वाटर। तुम लिए तो नहीं हो कभी, तो और ये सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो गया अल्कोहल और वाटर मिलके। अब अल्कोहल हम लोग ले लें कितना 100 ml और वाटर ले लें हम लोग कितना 200 ml। अब बताओ सोलवेंट कौन होगा, और सोलवेंट होगा सोल्यूट होगा, आपने पूछा था सॉल्वेंट कौन होगा, और सोलवेंट कौन होगा वाटर। तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा, देखो ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, तो वाटर क्या हो गया सोलवेंट हो गया, ठीक है। तो ट्राई नहीं करना है तुम लोग कभी, ठीक है, गलती से भी मत करना, ठीक है आर्यन, मतलब ज़्यादा लेना है, लेना ही नहीं है। एक बार मैंने बच्चे को बोल दिया कि जीना है तो पीना है, तो मैंने पानी के लिए बोला था, वो कुछ और ही पीने लगा, बोला सर आप ही ने तो बोला था। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसके बाद एक कंसंट्रेशन टर्म है ना, नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड वाला, एक मिनट, कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट। टेबल हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, इसके पहले, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के हम लोग टाइप्स देख रहे हैं, किसके बेसिस पे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स देख रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया सोल्यूट और यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्वेंट और यहाँ पे हमने ले लिया इसका एग्जाम्पल्स। क्लियर है। अब बताओ, सोल्यूट आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। बताओ सॉलिड के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, मेटल का एलॉय जो होता है क्या होता है, मेटल का जो एलॉय होता है क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे तुम लोग देखे हो ना, अब से गोल्ड ही तुम लोग पहनते हो, तो गोल्ड प्योर होता है क्या, उसमें क्या मिक्स होता है, कॉपर। और ऐसा होता है क्या कि कॉपर कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, पूरे गोल्ड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कौन, कॉपर। तो एक टाइप का सॉल्यूशन ही तो है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है और वो कंपोनेंट जो है क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। तो उसमें गोल्ड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सोलवेंट। गोल्ड ज़्यादा है ना, गोल्ड ज़्यादा होता है विराज, और कॉपर कम होता है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। कन्फ्यूजन है, ठीक है। अल्फा टू में तुम्हारी घर है, अब क्या चाहिए, अल्फा टू में घर है ना तुम्हारा, देखो यहाँ पे अल्फा टू में घर है, गरीब हो तुम विराज। नेक्स्ट, अब सोल्यूट हम लोग ले लें लिक्विड और सॉल्वेंट ले लें सॉलिड। बताओ क्या होगा, एग्जाम्पल, अमलगम।
अमलगम क्या होता है? जब भी मरकरी के साथ कोई मेटल एलॉय बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, तो इस तरह से तुम गैस सॉलिड का बताओ। तो H2 गैस अगर हम लोग ले लें प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल के सरफेस पे, तो एक इस टाइप का एग्जांपल है सॉलिड और गैस का। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका क्या है? सॉलिड, यानी प्लेटिनम का जो सरफेस है सॉलिड, और उस पर हम लोग गैस को क्या कर रहे हैं? एडजॉर्ब करा रहे हैं उसके सरफेस पे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड बताओ विराज, ये तो बता सकते हो। शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। चलो लिक्विड लिक्विड का बताओ, ये तो पता होगा विराज को। लिक्विड लिक्विड एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, एल्कोहल प्लस वाटर। और बताओ गैस और लिक्विड का बताओ। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना तुम लोग? कोक, थम्स अप नहीं पीते हो? तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? लिक्विड के अंदर किसको मिक्स किया हुआ होता है? गैस। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सॉलिड गैस का बताओ तुम लोग। सॉलिड गैस का बताओ। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। और लिक्विड गैस का बताओ। कोहरा देखेंगे तुम लोग। लिक्विड गैस की अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? फॉग। और गैस गैस का बताओ। एयर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है? तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अब देखो अच्छी चीज़ क्या है कि तुम्हें जो पढ़ना है वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट जिसमें क्या होगा? लिक्विड होगा, उसी के बारे में पढ़ना है। जिसमें सॉलिड और गैस सॉल्वेंट होगा उसके बारे में नहीं पढ़ना। क्लियर है? तो आगे बढ़े। कंसंट्रेशन तुम लोग कर रखे हो क्या? फिर से करा दो? चलो करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ना? नोट करना है। और देखो चैप्टर तुम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं जो यूटी या हाफ ईयरली में आ रहे हैं उसको तुम लोग 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके पढ़ लो। ठीक है, लेकिन विराज इस बार अच्छा स्कोर करना है, बेइज्जती मत कराया करो। ठीक है, तो मेहनत करो थोड़ा सा कि अच्छा स्कोर हो। तुम लोग तो अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा कर सकते हो विराज तुम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं होती अब बिपिन है, बिपिन से तो मैं उम्मीद ही छोड़ दिया हूँ। सर, केमिस्ट्री नहीं होती सर मेरे से, और कुछ करा दो, फिजिक्स करा लो, मैथ्स करा दो। लेकिन देखो अब अच्छा करने के लिए ओवरऑल अच्छा करना पड़ेगा ना। क्या अब प्रधानमंत्री बनना है तुम्हें, तो एक यूपी स्टेट जीत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं, पूरा इंडिया पे क्या होना चाहिए? कब्जा होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा है, आपको 90+ में स्कोर चाहिए तो सब सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए? अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म। तो क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म विराज? कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है बताओ? नहीं, तो ये कंसंट्रेशन टर्म आपको बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है आपको? कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है? तो लिख लेते हैं एक पॉइंट इसे। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ solute and solvent. It represents the amount of solute and solvent present in a solution. तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सोल्यूट है, कितना अमाउंट में सॉल्वेंट है, ये आपको कौन बताता है? कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा है? फर्स्ट मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। क्या होता है मास परसेंट बताओ? तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन तुम लोग याद रखोगे कि क्या रिप्रेजेंट करता है।
तो मास परसेंट हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि आपको सैंपल जो लेना है कितना रखना है, 100 ग्राम। अगर गिवन होगा तो उसका कितने का? हाँ गिवन होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो सैंपल हमेशा कितना रखोगे, 100 ग्राम। क्लियर है ना? तो सैंपल आपको हमेशा कितना रखना है, 100 ग्राम। क्लियर है ना? तो मास परसेंट में तुम लोग लिख लो एक लाइन, इट represent the amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, मास परसेंट। अच्छा अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें मास परसेंट का तो क्या होता है मास परसेंट, तो मास परसेंट आपका होता है मास ऑफ सोल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो आर्यन यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन के हम लोग रेशियो को क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन। और मास फ्रैक्शन में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, मास परसेंट मिल जाएगा। तो ये भी फॉर्म तुम लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर है? अब देखो कुछ एग्जांपल तुम लोग समझाता हूँ यहाँ पे। लेकिन बात तो एक ही है ना, फ्रैक्शन में रखो या फिर ऐसे। अगर मान लो मास फ्रैक्शन दे दिया, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि मास फ्रैक्शन हम लोग मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन के रेशियो को बोलते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे क्या? यही तो इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पता होना चाहिए कि टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन। आपको अब वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि भाई मास परसेंट मुझे पता है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है मास फ्रैक्शन में, क्या मिल जाएगा, मास परसेंट। अब इससे एग्जांपल हम ले लें, 10% NaCl बाई मास। अब देखो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है जिसमें 10% NaCl बाई मास प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आर्यन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। हाँ, नहीं, हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा। अब देखो टोटल 100 ग्राम है और उसमें 10% क्या है, सोल्यूट है, यानी कि कितना होगा सोल्यूट, 10 ग्राम। और मास ऑफ सोलवेंट विराज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, यानी कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन सारी चीज़ें बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास परसेंट। क्लियर है ना? कोई कन्फ्यूजन है? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म सेकंड हम लोग देख रहे हैं, कौन सा, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट तो अब तक तुम लोग स्मार्ट हो चुके हो बहुत, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है विराज, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखना चाहे सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट या V/V परसेंट। तुम लोग देखोगे जो शराब की बोतल होती है ना, उस पर लिखा होता है वॉल्यूम परसेंट, सर हमने नहीं देखा। तुम लोग देखोगे, मतलब अगर कभी मौका मिले ना, सर दवाई पे लिखा होता है, दवाई पे जो कफ सिरप हाँ उसमें लिखा होता है V/V परसेंट, उसमें देगा 42 V/V परसेंट। मतलब कि 100 ml जो वो आपकी शराब की बोतल है उसमें 100 ml में 42 ml क्या है, एल्कोहल है, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, वाटर। तुम लोग देख सकते हो, उस पर नोटिस करोगे, तुम देखो लिखा हुआ होता है 42 V/V परसेंट, ठीक है। बाकी दवाई पे भी तुम देख सकते हो, कफ सिरप पे भी लिखा होता है,
ठीक है। तो ऐसा वॉल्यूम परसेंट हम लिखना चाहें क्या हो जाएगा आर्यन? इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ml सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है आपको? वॉल्यूम परसेंट। तो अगर वॉल्यूम परसेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखे क्या हो जाएगा विराज? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फ्रैक्शन। यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शन में अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ से? वॉल्यूम परसेंट मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंट मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले लो तुम लोग, क्या हो गया विराज? रिश्ता फिक्स हो गया क्या तुम्हारा? खुश हो रहे हो इतना? पिटाई का फिक्स हो गया ना, पिटाई। तो उस तरह से 11 से 12 बात करते हैं। लोग कहेंगे फोन नहीं उठा रहा, कर लो, 1 मिनट कर लो, कोई दिक्कत। अब इसे एग्जांपल ले लें हम लोग। देखो 10% HCl बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा आर्यन बताओ? 10 ml of HCl in 100 ml of वेरी गुड कि 10 ml जो HCl है वो किसमें प्रेजेंट है? 100 ml सोल्यूशन। तो सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा 100 ml और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो हो जाएगा वो 10 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 ml। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म हो गया। थर्ड आपका कौन सा है? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसे साफ करूं तो नेक्स्ट है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंट। देखो जो भी क्लास में होता है ना आर्यन, उससे घर जाके पढ़ो। अगर डेली बेसिस पे अगर घर जाके अगर पढ़ोगे ना जो क्लास में हो रहा है, होमवर्क करोगे, फिर अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। अच्छा स्कोर होना ही है एग्जाम में, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट थर्ड कंसंट्रेशन कौन सा है? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो थर्ड है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। हो गई बात? हो गई? क्या बोल रहे, गुस्से हैं पापा? मास बाय आजकल पार्क में बहुत घूम रहे हो तुम। मास बाई वॉल्यूम परसेंट या W/V%। और इंजीनियरिंग वाले लड़कों से इनका इसकी दोस्ती हो गई है बहुत, पार्क में जा जाके देख लो। यहाँ पे उनके चक्कर में मत पड़ो। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? mass of solute upon volume of solution. हेलो, यस जी, नमस्कार। विराज यहीं पे है, कोचिंग में ही क्लास ले रहा है। ओके ओके, जी जी बोलिए। मार्क्स, हाँ मार्क्स तो इसके कम आए हैं केमिस्ट्री में। टेस्ट तो दिया था यहाँ पे भी मतलब स्कोर थोड़ा सा मार्क्स कम ही थे। उसमें एक चैप्टर कर नहीं पाया था, ये बायोमोलिक्यूल्स, तो उसकी वजह से भी मार्क्स थोड़े से कम आए हैं। हाफ ईयरली में मैं इस पर कोशिश करता हूँ कि अच्छा थोड़ा सा स्कोर करे, मैं इस पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ सही से प्रॉपरली। ठीक है सर, ठीक। विराज बेइज्जती मत कराया करो।
मार्क्स 5 मार्क्स है तुम्हारे केमिस्ट्री में। 6 तो सर विराज और सारे सर पेपर चेक करूंगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, चीटिंग करके भी 5 ही ले सकते मेरे को। तुम्हें मैं कुछ तो सबको रिकॉर्ड हो रहा है। देख लो यहाँ पे। और तुम लोग देखोगे केमिस्ट्री में ना सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी। मुझे याद नहीं रहते, मुझे इक्वेशन याद नहीं रहती। तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा बताओ? इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मास बाई वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो अगर हम लिखना चाहें मास बाई वॉल्यूम परसेंट को, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो क्या लिख सकते हैं विराज? मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो विराज थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है? और नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन। हाँ, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, क्या होता है पार्ट पर मिलियन? तो देखो, अगर सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, उसे हम लोग ट्रेस अमाउंट में बोलते हैं, तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पीपीएम में। कब? जब सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशंस के अंदर, देन इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन पीपीएम। क्लियर है? तो इसे लिख लो एक लाइन। When solute is present in trace amount, when solute is present in trace amount, then it is convenient to express इन पीपीएम। ठीक है, तो अगर बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है तो हमेशा उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पीपीएम में। क्या होता है पीपीएम विराज? पार्ट ऑफ सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी तुम लोग लिख सकते हो, अपन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶, एंड दिस इज द पार्ट पर। क्लियर है? है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में आ गया तो उसको हमेशा हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, पीपीएम। क्लियर है ना? कोई डाउट है? नेक्स्ट हम लोग लिख लो मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? तो फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। एक से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, काई बोलते हैं इसको, काई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। बताओ सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। देखो, हम लोग सोल्यूट को 1 लिख लेते हैं। 1 से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोल्यूट को, और 2 से सॉल्वेंट को। एनसीईआरटी में अपोजिट एज्यूम किया हुआ है, तो कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मोल ले रहे हैं। सोल्यूट के मोल को हम लोग N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मोल को N2 से, और मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। किसका? मोल फ्रैक्शन
सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को x1 से और सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन को यानी Chi1 Chi2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो क्या होता है ये, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of that component, moles of that component, moles of that component to the total number of moles, total number of moles। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल अपर टोटल मोल का रेशियो होता है क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को x1 अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन टोटल मोल कितना हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन है। और हम लोग मोल फ्रैक्शन का अगर सम ले लें, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। रख के देखो एलसीएम लोग कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1। करके मैं दिखा दे रहा हूँ, विराज को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे x1 को x1 प्लस x2 लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, x1 को n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, और इसको क्या लिख सकते हैं, n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस, और x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2, एलसीएम ले लो और डिवाइडेड बाई n1 प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लो, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी विराज, number of moles of solute upon number of moles of solution upon mass of solute, मतलब mass of number of moles upon mass of solute। विराज तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर, हाँ, पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी अच्छा, मोलारिटी में मास होता है, मोलारिटी में वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका क्या, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी। इसे साफ कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है आपका कौन सा है, मोलारिटी। तो क्या होता है मोलारिटी, आर्यन, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, सिक्स्थ है ना, मोलारिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution या per liter of solution। तो पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकली तो मोलारिटी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या होगी विराज बताओ, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसको हम लोग कैपिटल एम भी लिखते हैं, मोलर। क्लियर है। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर इसके हम लोग केसेस की बात करें तो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं, केस फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या देख रहे हैं, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। समझोगे,
अब ये कोई आपका सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी कितनी है m1 और वॉल्यूम कितना है v1। अब इसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब मान लो इसमें वाटर ऐड हमने किया, डाइल्यूट कैसे हम लोग करेंगे किसी भी सोल्यूशन को, वाटर एडेड, और डाइल्यूट जैसे हम लोग करेंगे इसकी मोलारिटी कुछ क्या हो गई m2 और वॉल्यूम कुछ क्या हो गया v2। लेकिन देखो अब मान लो ये कोई सोल्यूशन था, 2 लीटर वाटर था और 200 ग्राम आपका सॉल्ट था, आपने 1 लीटर और वाटर ऐड कर दिया, अभी भी सॉल्ट कितना है 200 ग्राम ही है। और अगर सॉल्ट का मास दोनों में सेम है तो मोल्स भी क्या होंगे, मोलर मास सेम ही होगा तो मोल्स भी क्या होंगे सेम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या है सेम है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा विराज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन कितने हैं, बिफोर डाइल्यूशन बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी कितनी है m1 और वॉल्यूम कितना है v1, और आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी कितनी है m2 और वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ से हम लोग मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए फॉर्म लिख सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2। नोट कर लिया आप लोगों ने, आसान है, कर सकते हैं। तो लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गई, तो वॉल्यूम इसीलिए तो v2 हो गया, v1 कहाँ है, पहले बिफोर डाइल्यूशन m1 था, वॉल्यूम v1 था, अब मिक्स करने के बाद दोनों चेंज हो जाएगा ना, अब मोलारिटी कुछ m2 और वॉल्यूम कुछ v2। m2 कम हो जाएगा, m2 इज लेस देन m1 हाँ और v2 इज ग्रेटर देन v1। क्लियर है ना, हो गया आर्यन, साफ करो। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसका केस सेकंड, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। तो केस सेकंड हम लोग देख रहे हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। बताओ क्या होगा मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, कोई सॉल्यूशन है आपका जिसकी मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1, और ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m2 और वॉल्यूम v2। अब दोनों को हम मिक्स करके क्या कर रहे हैं, एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसकी मोलारिटी m रिजल्टेंट है और वॉल्यूम कितना है v1 प्लस v2। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्ट था और यहाँ पे भी 100 ग्राम सॉल्ट और कुछ वॉल्यूम 2 लीटर, यहाँ पे भी 2 लीटर, यहाँ पे भी, तो बिफोर अगर मिक्सिंग हम लोग देखें तो टोटल मास कितना होगा 200 ग्राम, और आफ्टर मिक्सिंग भी कितना होगा 200 ग्राम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या है सेम है। तो लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। कोई कंफ्यूजन है बताओ, बिफोर मिक्सिंग टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल्स m1 v1 और सेकेंड सॉल्यूशन के लिए m2 v2, तो टोटल कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mr v1 प्लस v2, यानी कि m रिजल्टेंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा m1 v1 क्या हुआ आर्यन बोलो, रिजल्टेंट मोलारिटी, दोनों को मिक्स करने के बाद जो मोलारिटी मिली आपको, ठीक है, और v1 प्लस v2। अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी मोलारिटी आप मिक्सिंग का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो किसके लिए, फॉर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, अगर सोल्यूशन रिएक्टिंग है तो इसके लिए ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन आपस में क्या होनी चाहिए
नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अब देखो एक और केस है, केस थर्ड। सर M रिजल्टेंट M1 और M2 का एवरेज हो जाएगा ना? हाँ, बिफोर मिक्सिंग आपको मोलारिटी M1 M2 था, वॉल्यूम कितना था V1 V2, दोनों को हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बना दिया हमने यहाँ पे, जिसकी रिजल्टेंट मोलारिटी कितनी है MR, और वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2। क्लियर है? MR equals to M1 plus M2 upon V। नहीं, ये फॉर्म अप्लाई फिर तो गलत हो जाएगा, ये गलती नहीं करना है, ये गलती। ये अब जब भी MR निकालना है क्या लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस। क्लियर है? अब केस थर्ड तुम लोग देखो, केस थर्ड क्या है बताओ। अब देखो मास परसेंट अगर गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है, मास परसेंट मान लो कुछ गिवन है क्या x, और सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या, d ग्राम पर ml। अगर ग्राम पर ml में नहीं हो तो क्या कर लेना, ग्राम पर ml में चेंज कर लेना है। क्लियर है? और मोलर मास सोल्यूट का पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, m सोल्यूट। क्लियर है? तो यहाँ से मोलारिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्म होता है 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोलारिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी। कन्फ्यूजन है आर्यन? देखो अगर मास परसेंट गिवन है तुम्हें x, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है d ग्राम पर ml, और सोल्यूट का मोलर मास तो पता ही होता है, तो हम लोग डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकते हैं क्या, 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डेंसिटी सॉल्यूशन की, x मास परसेंट है, 10 तो 10 ही है, 10 भी लगा है। ये डायरेक्ट फॉर्म आता है। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो डायरेक्ट ये फॉर्म याद रखना। अभी क्वेश्चन से करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अभी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम। ये हो गया, हिसाब करें आर्यन, कुछ नोट करना है इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो मोलालिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो मोलालिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम पर किलो ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। क्लियर है ना? तो 7th है ना ये कंसंट्रेशन टर्म, मोलालिटी। तो स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is defined as the number of moles of solute present in per kg of solvent। तो पर केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। तो अगर स्मॉल m इजिकल टू हम लोग लिखना चाहें, मोलालिटी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्वेंट, लेकिन किस में रखना है आपको, केजी में। विराज यूनिट बताओ क्या होगी यूनिट, मोल पर केजी। क्या होगी, मोल पर केजी, या हम लोग मोलल भी लिखते हैं इसे, स्मॉल एम भी लिख सकते हो, स्मॉल एम तो यहाँ पर रिप्रेजेंट ही कर दिया ना, तो मोलल या मोल पर केजी। तो आपका कंसंट्रेशन टर्म हो गया खत्म। एक क्वेश्चंस करते हैं पहले एनसीईआरटी का, दे दो इधर विराज। क्वेश्चन नंबर 1.5 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 1.5, तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.5 देखो यहाँ पे, ये हो गया आर्यन, इसे साफ कर दूँ। तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.5 यहाँ से देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्म्स इसमें आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे।
पहले एक मास परसेंट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आर्यन देखो, इन टेक्स्ट का लिख दे रहा हूँ, NCERT इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर जो है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1.1 क्लियर है। क्या दे रखा है आपको? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का क्या करना है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? फॉर्मूला CCl4। अब बोल रहा है इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या निकालना है? मास परसेंटेज। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। देखो क्या बोल रहा है कि मास परसेंट निकालना है किसका? बेंजीन का। और बेंजीन को 22 ग्राम बेंजीन को हम लोग किसमें डिजॉल्व कर रहे हैं? 122 ग्राम CCl4 में। क्लियर है। अब देखो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था विराज? तो मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज चाहिए तो इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब देखो हम लोग बेंजीन को यहाँ पे देख लो, ये सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? CCl4। CCl4 क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। और C6H6 क्या है? सॉल्यूट है। यानी कि बेंजीन को हम लोग CCl4 में क्या कर रहे हैं? डिजॉल्व कर रहे हैं। और इसका मास आपको दे रखा है कितना? CCl4 का, सॉल्वेंट का 122 ग्राम। और इसका मास कितना दे रखा है? इसका मास दे रखा है 122 ग्राम, और इसका मास दे रखा है 22 ग्राम। अब बताओ सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 122 प्लस 22, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास को सम कर दें, यानी 144 ग्राम। अब यहाँ पे रखो सोल्यूट का मास कितना है? 22, सॉल्यूशन का मास 144, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। कितना आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल कर दें, किससे? 11 से कैंसिल हो जाएगा? इससे होगा सर, 2 से होगा। नहीं, 2 से होगा 2। 11/22 हो जाएगा। दे देना कैलकुलेटर एक बार मैं विराज। तो डायरेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। दे दो कैलकुलेटर, मुझे दे दो। और फ़ोन चेंज कर लो अब। 22 डिवाइडेड बाई 144, कितना आ गया? 15.27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15.27%। 15.27% आ जाएगा। यहाँ से हम लोग मास परसेंट निकाल सकते हैं। बताओ कर सकते हो इस तरह से? अच्छा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन को 122 ले लेते हैं। नहीं, वो सॉल्वेंट का मास है। आपको सॉल्यूशन के मास को क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट के मास को भी सम करना पड़ेगा। किसके साथ? सॉल्वेंट के मास के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखो 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5। इसे साफ कर दूं विराज। क्वेश्चन नंबर 1.5, तो ये भी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1.5 देखो, आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1.5। अब देखो 1.5 पे क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है आर्यन? पहला तो है मोलालिटी, क्या निकालना है? मोलालिटी। सेकंड क्या निकालना है? मोलारिटी। और एंड सी में क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। सारे फॉर्म्स बताए हुए हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml, ये गिवन है। हम लोग क्या क्या निकालना है विराज? मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो पहले तो हम लोग मोलारिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो बी वाला तुम लोग पहले देख लो। मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया था 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट कौन है? के आई। सोल्यूट कौन है? के आई। और के आई का मोलर मास कितना हो जाएगा? पोटेशियम का होता है 39 और इसका होता है आयोडीन का 126, यानी कितना हो जाएगा? 165। क्लियर है? 10 की जगह रखो, 10 कितना हो जाएगा? 10। डेंसिटी देखो मैंने बताया था कि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होना चाहिए और ग्राम पर एमएल में ही है। और नहीं होता तो हम लोग क्या कर लेते? ग्राम पर एमएल में चेंज कर लेते। तो 10 डेंसिटी कितना है? 1.202। और बताओ एक्स मास परसेंट कितना है? 20। और मोलर मास कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का, सोल्यूट का सॉरी? 165। क्लियर है? रखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है विराज। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 1.45 अप्रोक्सीमेटली मोलर, 1.45 मोलर आ जाएगा, 1.45 मोलर। तो ये तो बी वाला पार्ट तुम्हारा हो गया सोल्व। अब देखो फर्स्ट पार्ट तुमने देखो मोलारिटी, ये तो हो गया तुम्हारा बी वाला पार्ट मोलारिटी। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ए, हम लोग कर रहे हैं मोलालिटी। अब हम लोग मोलालिटी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मोलालिटी। क्या होता है आर्यन मोलालिटी का फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। अब बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो सोल्यूट का मोलर मास तो तुम्हें पता है, किया ही आपका क्या है? सोल्यूट है। इसका तो मोलर मास तुम्हें पता है कितना? 165। मास परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। और मोलर मास कितना आ जाएगा? 165। डिवाइड करो विराज, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से फास्ट। .12 ये मिल गया हम लोग को क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता हो गया। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए तो हम लोग क्या मिल जाएगा? मोलालिटी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अब तुम लोग बताओ अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है आपकी कितनी? 1.202 ग्राम पर एमएल। और मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है कितना? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? और हम लोग क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट के मास को हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। यानी कि सिंपल अगर हम लोग यहाँ से सॉल्वेंट का मास लिखें तो सोल्यूट का मास हो गया 20 ग्राम और सॉल्वेंट का मास हो गया कितना? 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा?
कन्फ्यूजन है? देखो मास परसेंट सॉल्यूशन का दे रखा है 20, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बाकी बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट ही तो होगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम। और अगर हम लोग केजी में चेंज करें तो यहाँ से मोलालिटी इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम। लेकिन केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 1000। कितना आ जाएगा? 0.12 और इनटू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 80। करो कितना आ रहा है? ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 1.51 मोल पर केजी में आ जाएगा। 1.5। चलो 1.5 क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए? मोलालिटी, यानी कि ये वाला सब हो गया। बताओ इस पर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो आर्यन। अच्छा तुम लोग को चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका? KI का। यानी कि अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन चाहिए KI का, मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। अगर x1 चाहिए तो x1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये C वाला पार्ट है, यही होगा। अब देखो तुम लोग N1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सोल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं? N1 ही तो लिखते हैं। N1 कितना मिल चुका है? 0.12। अगर हम लोग N2 निकाले तो N2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट का मास कितना है? 18, क्योंकि मोलर मास वाटर का कितना होता है? देखो एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि सोलवेंट क्या है आपका? वाटर है। जब भी एक्वस सोल्यूशन की बात करें सोलवेंट क्या होगा? वाटर। तो 80 डिवाइडेड बाई 18 करो कितना आ रहा है विराज? 4.44 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? अब रखें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। अब देखो C वाला पार्ट, तो x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इजिकल टू कितना हो जाएगा? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। बताओ N1 कितना है? 0.12। 0.12 प्लस 4.44 बताओ कितना आ रहा है विराज? x1 0.12 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में कर लो 0.12 0.026। यहाँ से हम लोग सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। अगर सोलवेंट का निकालना होता है x2 तो क्या कर लेते हैं? 1 माइनस हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन टर्म हो गया ख़त्म। और इसके तुम लोग क्वेश्चंस कर लोगे 1.2, 1.3 एंड 1.4 इन टेक्स्ट का। डाउट्स होगा उस पर पूछ लो। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है।